Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine and eager to know further about growth and development in plants. बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है, लेकिन जाहिर है ग्रोथ की बेसिस इसी टॉपिक में शामिल हैं। तो आई वुड लाइक कि आप अपनी कॉपी पेन अपने पास रखें और इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे कॉपी पे भी लिखें, बिकॉज ये पिक्टोरियल मेमोरी के साथ साथ एक मसल मेमोरी भी होती है। तो बाज़ औक़ात अगर आप भूल जाएंगे तो मसल्स भी अब चल के आपको आपकी रहनुमाई करेंगे टू गेन सम वेरी वाइटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स की और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। देखेंगे कि हम लोगों ने मेरिस्टेम को आगे कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करना है। तो इस पर्पज़ के लिए लेट्स जंप टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स एंड फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो सबसे पहली बात है कि हमारी ग्रोथ की बेसिस क्या है, ग्रोथ किस बेस पे होती है। पढ़े लिखे बच्चे हैं आप, आपने कल का टॉपिक बहुत डिटेल से स्टडी किया था और वो क्या थी, मेरिस्टेम। यानी कि जिस पर्टिकुलर प्लांट के पास मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, जाहिर है वो वाला प्लांट ही क्या करेगा, ग्रोथ शो करेगा। अगर मैं किसी प्लांट में से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को निकाल दूं तो जाहिर है ग्रोथ का प्रोसेस भी रुक जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा। फिर आपने ये वाली बात भी पढ़ी थी कि मेरे पास मेरिस्टेम की 3 टाइप्स होती हैं। उनमें से एक क्या था मेरे पास, एपिकल मेरिस्टेम। और ये हमने पढ़ा था कि ये हमेशा एपेक्स पे होता है, या तो ये एपेक्स होगी किसकी, रूट की, और या फिर ये एपेक्स होगी किसकी, स्टेम की। और आम तौर पे इसकी वजह से प्राइमरी ग्रोथ होती थी। और प्राइमरी ग्रोथ का मतलब ये है कि हमारे रूट या स्टेम की लेंथ में इजाफा होगा। तो जब भी मैं बात यूज़ करता हूँ प्राइमरी ग्रोथ, तो उसका मतलब है कि देयर इज़ एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रूट और द स्टेम। तो ये उनके एपेसेस या सिरों पे पाए जाने वाले एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू का नाम होता है एपिकल मेरिस्टेम। अब हम बात करेंगे दूसरे मेरिस्टेम की, एंड इट्स नेम इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये भी डिस्कस हुआ था आप लोगों के साथ कि जो मेरे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये बेसिकली सेल्स के दरमियान में पाए जाते हैं। और इनका ओरिजिन कल डिस्कस किया था। ओरिजिन क्या था मेरे पास, ज़ाहिर है एपिकल मेरिस्टेम, लेकिन फिर इनमें जुदाइयाँ पैदा हो गई थी और एपिकल मेरिस्टेम के कुछ पार्ट्स साइड पे रह गए और इन 2 टाइप के मेरिस्टेम के दरमियान में क्या आ गए, डिफ्रेंशिएटेड सेल आ गए और मेच्योर सेल आ गए। तो जब मेच्योर सेल 2 मेरिस्टेम को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये वाले मेरिस्टेम क्या कहलाएंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और आपको याद है कि इसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से जाहिर है या तो मेरे पास शूट्स डेवलप हुई थी और या फिर मेरे पास फ्लावर्स डेवलप हुए थे, राइट। तो इस किस्म का मेरिस्टेम कि जो है तो एक्टिवली डिवाइडिंग, लेकिन अपने ओरिजिन से साइड क्या हो गया, जुदा हो गया, उस पर जुदाइयाँ पड़ गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और फिर हमने थर्ड किस्म का मेरिस्टेम भी पढ़ा था कल, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ लेटरल मेरिस्टेम। और आपको ये बात याद होगी कि जो लेटरल मेरिस्टेम है इसकी वजह से हमेशा क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। इसकी वजह से हमेशा क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ जब भी होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, जाहिर है गर्थ में इजाफा होगा। और मैंने बताया था गर्थ क्या होती है, मोटाई। तो जब किसी स्टेम की या रूट की मोटाई में इजाफा हो रहा होता है तो उस टाइम पे लेटरल मेरिस्टेम रोल प्ले करता है। और आपको कल इमेजेस दिखाए गए थे, वो इमेज दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ सुपर इम्पोज हो जाए कि कैसे लेटरल मेरिस्टेम रेडियल डिवीजन करते हुए प्लांट की ग्रोथ में इजाफा कर रहा होता है। फिर हमने ये वाली बात भी की थी आप लोगों के साथ कि जो लेटरल मेरिस्टेम होता है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। उनमें से एक को हम लोग नाम देते हैं डिटर्मिनेट मेरिस्टेम। और जब मैं बात करता हूँ डिटर्मिनेट मेरिस्टेम तो इसका मतलब है कि हमें इस बात का पता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या क्या बन सकता है। और दूसरी बात जो मुझे पता है वो ये कि आफ्टर सम टाइम इसकी डिवीजन क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, ये रुक जाएगा, ठीक है।
तो हमने दो बातें इसके बारे में कही हैं कि हमें इसके फेट, इसकी किस्मत का पता है कि इससे क्या बनना है, और दूसरी बात कि आफ्टर सम टाइम सेल डिवीजन विल स्टॉप। ये दो बातें जिस टिश्यू के बारे में मुझे पता हो मैं उसे बोलूँगा कि ये टर्मिनेट लेटरल मेरिस्टेम है। लेकिन हमारे पास मेरिस्टेम की एक और टाइप भी होती है, एंड दैट वेरी टाइप इज कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट इसका मतलब ये होगा कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। और जो सबसे अहम बात है कि ये सेल डिवाइड होना बंद नहीं करते, बल्कि आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है, दे रिप्लेनिश देमसेल्फ, वो अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं, एंड ऑलवेज रिमेन यूथफुल। ठीक है, तो आमतौर पे जो हमारी वेजिटेटिव रूट्स और वेजिटेटिव स्टेम्स होते हैं उनमें ये वाला लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है। दो बातें लिख रही हैं जो आपकी बुक में इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड इज रिप्लेनिश, ठीक है। दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है कि दे ऑलवेज रिमेन यूथफुल, ये हमेशा जवान रहते हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर मैं इनके अकरेंस की बात करूं तो ये कहाँ होंगे, वेजिटेटिव मीन्स नॉन रिप्रोडक्टिव, किस किस में होंगे, स्टेम में और रूट में। तो ये है हमारे मेरिस्टेम का रोल इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, ग्रोथ। आगे हम देखेंगे कि हमारे जो ग्रोथ है उससे कितनी फेजेस हैं, एंड फॉर दिस पर्पस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ग्रोथ की फेजेस की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप्स डिस्कस करेंगे, ग्रोथ की टाइप्स। तो मेरे पास ग्रोथ की दो टाइप्स हैं, उनमें से एक का नाम क्या होता है, डेफिनेटली प्राइमरी ग्रोथ। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि एक ऐसी ग्रोथ कि जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट की लेंथ में इजाफा होगा। तो अ टाइप ऑफ यू कैन से सेल डिवीजन दैट ऑलवेज कॉजेज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ, जाहिर है वो लेंथ किसकी हो सकती है, वो लेंथ स्टेम की हो सकती है, वो लेंथ शूट की हो सकती है, और वो लेंथ रूट की हो सकती है। तो जब भी रूट, शूट या स्टेम की लेंथ में इजाफा होगा तो हम उसे बोलेंगे कि ये प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। लेकिन दूसरी किस्म की ग्रोथ को हम नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये है कि इस केस में थिकनेस में इजाफा होगा। ये डिस्कस किया है, लेकिन चूंकि आपकी बुक में ये पैटर्न गिवन है तो हमने उसको फॉलो करना है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज वन दैट कॉजेज इंक्रीज इन गर्थ, जो मोटाई में इजाफे की वजह बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स सेकेंडरी ग्रोथ। और ये भी कहाँ होगा, जाहिर है ये मोटाई या तो स्टेम की होगी या फिर ये मोटाई किसी शूट की हो सकती है, और या फिर ये थिकनेस में इजाफा हो सकता है किसी रूट के। तो जब भी थिकनेस में इजाफा होगा तो हम उसे क्या नाम देंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। हेंस वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ किस किस मरहले से गुजर के होती है। तो इसके हमारे पास स्टूडेंट्स कितने डिवीजन हैं, 4। तो लिख रहे हैं आप लोगों के लिए कि ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। सिंपल वर्ड लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे, 4 फेजेस। उनको हम अगर पहले बोलना चाहें तो उनमें से पहली चीज क्या है, जोन ऑफ या फेज ऑफ सेल डिवीजन। डेफिनेटली जिस फेज में ये काम हो रहा है, जिस जोन में ये वाला काम हो रहा है, उससे हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ सेल डिवीजन। फेज कहलाएगी फेज ऑफ सेल डिवीजन। और जिस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में ये काम हो रहा होगा उसे हम नाम देखेंगे क्या, जोन ऑफ सेल डिवीजन। तो जोन इलाका और फेज क्या होती है, हालत। इस वाले केस में जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं और जिस जोन में ये पाए जाएंगे वो कहलाएगी जोन ऑफ सेल डिवीजन। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इलॉन्गेशन, कि पहले सेल डिवाइड होते हैं फिर वो वाले सेल लंबे होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ इलॉन्गेशन। ठीक है, फेज कहलाएगी इलॉन्गेशन फेज। उससे आगे वाली फेज हमारे पास क्या कहलाती है, मैच्योरेशन फेज। यानी कि अब सेल्स अपने काम को क्या करना शुरू हो जाते हैं, स्पेशलाइज करना शुरू हो जाते हैं। तो जिसमें अपने काम को मतलब फर्दर बढ़ना बंद कर देंगे और अपने काम को करना शुरू कर देंगे, उसे हम बोलेंगे कि वो मैच्योरेशन फेज में आ गई है। और फाइनली वी हैव गॉट द फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब क्या मतलब होगा कि हम अपनी एक्टिविटी में एक स्टेप और आगे होंगे, राइट। और उसमें हम लोग उस पर्टिकुलर
टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्पेशलाइज फीचर अडेप्ट करने चाहिए उनको हम अडेप्ट करना शुरू कर देंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ सारी बातें। अब हम चलते हैं फेजेस के पहले फेज पर, दैट इज कॉल्ड एज phase of cell division. It will occur in zone of cell division. Look at this very you can say picture. आपको यहाँ पे प्लांट बॉडी में वो जोन नजर आ रहे हैं कि जहाँ पे डेफिनेटली सेल एक्टिवली डिवाइड कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि आपको ये बताने की अब ज़रूरत है कि डेफिनेटली इस पर्टिकुलर जोन में जो सेल्स प्रेजेंट है, जो टिश्यूज प्रेजेंट है, दे आर नन अदर देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी जिसके इतने कसीदे हम पढ़ के आए हैं, दैट वाज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जिस पर्टिकुलर जोन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वहां पे प्लांट बॉडी में क्या होगा, जोन ऑफ सेल डिवीजन। तो हम लिखते हैं कुछ बातें इसके बारे में। सबसे पहली बात कि इस पर्टिकुलर जोन में जो सेल्स हैं दे विल डिवाइड एक्टिवली। सेल्स डिवाइड एक्टिवली, सेल्स डिवाइड एक्टिवली बाय मींस ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे जो डिवीजन होनी है दैट इज माइटोसिस। और मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको ये वाली बात भी पता है कि माइटोसिस में हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। और ये वही सेल डिवीजन है कि जिसकी वजह से प्लांट बॉडी के पूरे सेल्स इन दी टर्म्स ऑफ क्रोमोसोमल नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, राइट। तो सेल्स डिवाइड एक्टिवली बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे दो वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक चीज़ कि वो डिवाइड कैसे करते हैं, एक्टिवली, और दूसरी बात किस तरह डिवाइड करते हैं, बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस। मेरा नहीं ख्याल है कि आपको ये पॉइंट दोबारा रिवाइज करना चाहिए, लेकिन चूंकि हमने बुक को फॉलो करना है तो आपके बुक में दोबारा एक पॉइंट लिखा है, वो है अकरेंस, कि ये वाला जोन कहाँ होगा। और मेरा ख्याल है कि आप में से अक्सर लोग बिल्कुल बैक जबान बोलेंगे कि जहाँ जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा मीन्स इन द टिप्स ऑफ what, roots, and then shoots, and then of course stem, etc. तो जहाँ कहीं भी नई चीज़ बन रही है, ये फ्लोरल बड भी हो सकती है, ये एक लीफ प्राइमोर्डिया भी हो सकता है, ये एक न्यूली जर्मिनेटिंग सीड भी हो सकता है। तो जहाँ भी हम सेल्स को डिवाइड करके नए सेल बना रहे हैं वहाँ पे ज़ाहिर है क्या नजर आएगा, जोन ऑफ सेल डिवीजन, राइट। कल आपसे कुछ बातें, कुछ उसकी सूरत की बातें हमने की थी कि हम किस सूरत को देख के ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन में सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि उसके सेल्स क्या होंगे, छोटे साइज के होंगे, उसमें अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होगा, कम होगा, फिर उसमें न्यूक्लियस का साइज डेफिनेटली बड़ा होगा। अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा है तो फिर ये कहाँ लोकेट करता है, साइड पे या सेंटर में? तो आंसर है सेंटर में। भाई अगर सेंटर में लोकेट करे तो कॉमन सेंस है उसमें वैक्यूल नहीं होगा, कॉमन सेंस ना, क्योंकि अगर वैक्यूल होता तो न्यूक्लियस साइड पे डिस्प्लेस हो जाता, प्लांट सेल है ये, लेकिन चूंकि न्यूक्लियस सेंटर में है तो साइटोप्लाज्म तो वैक्यूल नहीं होगा, ठीक है। एक बात और कि मैंने आपसे कल ये बात कही थी कि इस पर्टिकुलर जोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है वो ये कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम बन रही हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे हो रही हैं। आप याद करें पार्ट 1 को, हमने चैप्टर नंबर 2 में जब बात की थी डीएनए के बनने की तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए थे, जब हमने बात की थी प्रोटीन बनने की तो हमें अमाइनो एसिड चाहिए थे, राइट। तो जब हमने बात की थी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की तो मुझे लिपिड्स भी चाहिए थे, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए थे, प्रोटीन भी चाहिए थे, तभी तो मैंने ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन वगैरह बनाई थी। तो ये सारी बायोकेमिकल एक्टिविटी जिस प्लांट बॉडी के जिस जोन में सबसे ज़्यादा होती है दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ सेल डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म नया बन रहा होता है, एंजाइम नए बन रहे होते हैं, प्रोटीन्स नई बन रही होती हैं, मेम्ब्रेन्स नई बन रही होती हैं, सेल वॉल नई बन रही होती है, तभी तो वही सेल डिवाइड करेगा। डीएनए नया बन रहा होता है, आरएनए नया बन रहा होता है। तो इन सारी बातों को यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको बातें याद रहें। सबसे पहली बात कि दे आर बेसिकली स्मॉल इन साइज, पहला पॉइंट, दे आर स्मॉल इन साइज। एंड सेकंड थिंग इज दे डोंट हैव एनी यू कैन से वैक्यूल, नो वैक्यूल एट ऑल, नो वैक्यूल। तो जब मेरे पास वैक्यूल नहीं होगा तो जाहिर है न्यूक्लियस विल लाई इन द सेंटर। तो जो न्यूक्लियस है इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, इट इज इंपॉर्टेंट, ये आपने
अंडरलाइन करना है, इसके ऊपर स्टार लगाना है, राइट। एंड देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की अमाउंट थोड़ी होगी, लिटिल साइटोप्लाज्म। एंड देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे मैं लिखा था आप लोगों के साथ कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे प्रोटीन्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे डीएनए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे ऑफ कोर्स आरएनए वगैरह वगैरह। तो ग्रेट मेटाबॉलिज्म, चलिए जगह बचाते हैं और यहाँ ले देते हैं ग्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होगी तो डॉटर सेल्स बहुत तेज़ी से बड़े हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर लिखते हैं कि डॉटर सेल्स you can say increase in size very quickly, ये बहुत तेजी से बड़े हो जाते हैं। एक बात और, चूंकि सेल बहुत तेजी से डिवाइड हो रहा है तो प्लांट सेल होने के नाते सेल वॉल तो बनेगी, कौन सी बनी, प्राइमरी सेल वॉल, और कौन सी नहीं बननी चाहिए, सेकेंडरी सेल वॉल। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ PCW, कल भी लिखा था मैंने, प्राइमरी सेल वॉल एंड नो सेकेंडरी सेल वॉल। इस वाले केस में सेकेंडरी सेल वॉल हरगिज भी नहीं बनती। ये सारे फीचर आपसे कल भी डिस्कस हुए थे, आज रिवाइज भी हो गए हैं बिकॉज कि आपको बुक का पैटर्न यही है। और इसके अलावा देखते हैं कि अगले जोन में, मीन जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है, इलोंगेशन कैसे होती है, उसके लिए में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है उसको स्टडी करने के लिए। Let's jump to the last 1/3 of the board. Elongation, हम बात करेंगे सेल्स के लंबा होने की। जाहिर है अगर सेल्स डिवाइड ही होते रहें और वो लंबे नहीं होंगे तो जाहिर है प्लांट्स अपनी हाइट को बहुत देर से गेन करेंगे। एंड यू नो योर इकोसिस्टम इज बेसिकली वेरी चैलेंजिंग वन। और जो यहाँ पे चैलेंज दरपेश होता है वो ये है कि आपने हाइट को गेन करना है सो दैट कि आप उस पर्टिकुलर स्टेम के ऊपर लीव्स को अरेंज कर सकें और वो लीव्स इस तरीके से अपने आप को ओरिएंट करें कि वो मैक्सिमम लाइट अब्जॉर्ब कर सके। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की गेम में प्लांट्स ने क्या तरीका इख्तियार किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को गैदर कर सके। तो जाहिर है अपने कद को बढ़ा के, और कद किनका ज़्यादा है, ज़ाहिर है ट्रीज़ का। इसका मतलब है कि ट्रीज़ के सेल दे अंडरगो मोर इलोंगेशन एज कंपेयर टू द श्रब्स, और जो श्रब्स हैं उनके सेल ज़्यादा ही से इलोंगेट हुए एज कंपेयर टू द हर्ब्स, और हर्ब्स से कम किसके हुए, ग्रासेस के। तो जो अपनी सेल्स को इलोंगेट नहीं कर पाया जाहिर है वो इस कंपटीशन में नीचे रह गया। तो जीतेगा कौन, जिसके सेल्स बहुत ज़्यादा तेजी से इलोंगेट होंगे, राइट। तो देखते हैं कि प्लांट्स अपने सेल्स को डिवाइड करने के बाद उन सेल्स को इलोंगेट करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं। तो लेट्स लुक एट दिस थिंग। नंबर 1 कि जोन ऑफ सेल इलोंगेशन कहाँ होगा, उसके लिए आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर प्लांट टिश्यू के टिप पे तो बहुत ज़्यादा डेंसली स्टेन्ड एरिया प्रेजेंट है। और आपको पता है, आपने अगेन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था पार्ट 1 में, कि हमेशा किसी भी सेल का न्यूक्लियस मैक्सिमम कलर गेन कर रहा होता है, राइट। इसका मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर जोन में तो बहुत ज़्यादा सेल डिवाइड कर रहे हैं और सेल दूसरे के बहुत पास पास है, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा पास पास है, देयरफॉर एपेक्स इज दैट मच डेंसली स्टेन्ड। लेकिन अब आप उसके पीछे वाले जोन को देखें कि आपको उतनी डेंस यू कैन से एग्रीगेशन ऑफ सेल वहाँ नजर आ रही है, तो आंसर इज नो। बल्कि न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हो गए हैं, फासले पर हो गए हैं, उनके दरम्यान में डिस्टेंस बढ़ गया है। ऐसा क्यों हुआ, डेफिनेटली बाय द इलोंगेशन ऑफ सेल। इसका मतलब ये होगा कि जोन ऑफ सेल डिवीजन के बाद जो अगला जोन आपको नजर आता है दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, राइट। तो लिखते हैं आप लोगों के पास अकरेंस कहाँ होते हैं, just behind zone of cell division। तो ये सेल डिवीजन के जोन के पीछे होते। फायदा मेरे पास क्या होगा,
डेफिनेटली फायदा ये है कि जो लेंथ है इट विल इंक्रीज, लेंथ विल इंक्रीज। सवाल ये है तो ये लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो सोचना मेरे पास ये है स्टूडेंट्स कितने गुना इंक्रीज होती है, तो आंसर इज अप टू 150 टाइम्स। एक्स लिख देते हैं सिंपल, 150 गुना तक ये बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली ये सारा काम कैसे किया जाता है, डेफिनेटली बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। इसकी बेसिस मेरे पास क्या है, बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। आपने इंक्रीजिंग प्रॉपर लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज नॉट इंटरनेशनल एब्रीविएशन, तो आप इसे कभी यूज ना करें। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट देने के लिए कि बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, राइट। अब अपने देखना ये है कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जाहिर है मेरे पास कोई ना कोई फिनोमिना या अंडरलाइंग मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं कि बेसिस ऑफ अपटेक ऑफ वाटर, बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ अपटेक ऑफ वाटर। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लांट जो है वो इतना ज़्यादा वाटर यू कैन से एब्जॉर्ब कर ले। तो इसके लिए आप लोगों को ये बात पता है कि 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन इज ऑस्मोसिस। आपको पता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब आने की जब परमिशन देती है और चीज़ों को आने की परमिशन नहीं देती, और इसकी वजह से हमारे जो सेल का इंटरनल है दैट इज वेरी मच रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स, नाउ इट इज शोइंग सम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो जब भी सेल के अंदर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट को पैदा किया जाएगा तो उसको बहुत तेजी से बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, वाटर। तो पहली चीज है मेरे पास ऑस्मोसिस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि खाली ऑस्मोसिस इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इतना ज्यादा स्पीडी ना कर सके, तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने इसको दी एक और चीज। आपकी नई बात नहीं है, आई नो, लेकिन मैं यहाँ उसको लेशन डेवलप करना चाह रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट डेवलप हो। वो क्या था, प्रेजेंस ऑफ टोनोप्लास्ट। प्रेजेंस ऑफ व्हाट, टोनोप्लास्ट। आपको पता है टोनोप्लास्ट क्या थी, ये एक स्पेशलाइज किस्म की मेम्ब्रेन है दैट इज लाइंग आउटसाइड द वैक्यूल। ये भी बहुत दफा डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ कि इस पर्टिकुलर टोनोप्लास्ट पे बहुत ज्यादा क्या प्रेजेंट थे, पंप्स प्रेजेंट थे। ये वाले पंप्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्या कर सकते थे, इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने अंदर स्टोर करवा सकते थे, जिसकी वजह से कंडीशंस हो गई हाईली हाइपरटोनिक। तो इसको बहुत तेजी से फुलफिल कर रहा था कौन, वाटर। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा मेरे टोनोप्लास्ट के अंदर, मेरे वैक्यूल के अंदर, उतना ही ज्यादा वाटर इसके अंदर आएगा और ज़ाहिर उतनी ही स्पीड से सेल क्या करेंगे, इलांगेशन कर सकेंगे। प्लस इसके अलावा नेचर ने क्या किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वाटर और टोनोप्लास्ट पे ही बात को नहीं छोड़ दिया, बल्कि ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस किए। ऐसे क्या प्रोड्यूस किए स्टूडेंट्स, मेरे पास एंजाइम्स कि जो इस पर्टिकुलर जोन में पाए जाने वाले सेल की इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को इंक्रीज कर रहे थे। आपको पता है कि सेल वॉल इटसेल्फ एक रिजिड स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर किसी तरीके से मैं इसकी रिजिडिटी को कम कर दूं बाय ब्रेकिंग सम लिंक्स और द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो जाहिर है इस पर्टिकुलर सेल वॉल को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको सॉफ्ट कराने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं जो इस पर्टिकुलर जोन के सेल्स की वॉल्स को सॉफ्ट और नरम बना देते। जाहिर है जब बहुत ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी हो रही है तो कॉमन सेंस के इस टाइम पे न्यू साइटोप्लाज्म भी बन रहा है। तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ न्यू साइटोप्लाज्म, भाई जाहिर है अगर मैं नया साइटोप्लाज्म नहीं बनाऊंगा तो फिर मेरे पास इंटरनल प्रेशर डेवलप नहीं होगा। तो इंटरनल प्रेशर डेवलप करने के लिए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और टोनोप्लास्ट एक्टिविटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। प्लस हमने एक बात आपको और बतानी है कि अगर आप लास्ट जोन को देखें तो उसमें भी ये वाला काम बहुत ज़्यादा हो रहा था।
इसका मतलब ये हुआ कि जोन ऑफ इलॉन्गेशन में अभी पीछे वाला काम खत्म नहीं हुआ, मींस मेटाबॉलिक एक्टिविटी खत्म नहीं हुई, उसके साथ साथ इन एडिशन ये वाला काम भी शुरू कर दिया गया है, राइट। तो इट मींस दीज सेल्स आर वेरी एक्टिवली लिविंग सेल्स बट दे आर मच मच मोर इलॉन्गेटेड। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली फेज दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब इस पर्टिकुलर स्टेज का आगाज कब होगा? जाहिर है कि व्हेन इलॉन्गेशन विल सीज, व्हेन सेल्स स्टॉप टू इलॉन्गेट। लिखते हैं आप लोगों के लिए, व्हेन सेल्स स्टॉप टू इलॉन्गेट। तो जब सेल्स फर्दर बढ़ना बंद कर देंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग उसकी मैच्योरिटी का प्रोसेस शुरू कर देंगे। सवाल ये है कि मैच्योरेशन के दौरान में क्या इलॉन्गेशन होती है? तो आंसर इसके नेचर ने इसको दो फेजेस में डिवाइड कर दिया है। लुक एट दिस। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो हम दो जोन्स को आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रहे हैं। उनमें से एक जोन है दैट इज लाइंग बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉर्टेक्स। फिर इसके अलावा आप एंडोडर्मिस के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया को निकाल दें कि जहां पे क्या है? वेस्कुलर टिश्यूज हैं, तो बाकी क्या बचा? बाकी बच गया पित्त। तो पित्त और कॉर्टेक्स में दो वर्ड बोले आप लोगों के लिए, यानी कि अगर आप लोग बात करते हैं पित्त की और आप बात करते हैं कॉर्टेक्स के सेल्स की, तो देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन साइज, नो फर्दर इंक्रीज इन साइज। तो अब साइज में फर्दर इजाफा नहीं होता। लेकिन अगर आप बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यूज की, तो वेस्कुलर टिश्यू में हम बात करेंगे जाहिर है जाइलम के सेल्स की। चलिए वेस्कुलर टिश्यू जान लेते हैं आप लोगों के लिए कि अगर हम लोग वेस्कुलर टिश्यूज की बात करें तो यहाँ पे यस देयर इज एन इंक्रीज इन साइज, यहाँ पे साइज में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आपने बात को गौर से सुनना है, बल्कि मैं रेड से लिखता हूँ ताकि आपको बात याद रहे कि अगरचे लेंथ में इजाफा हो रहा है लेकिन लेंथ में इंक्रीज कम होती है और विड्थ में इंक्रीज ज्यादा होती है। आपकी बुक लिख रही है कि लेंथ की निस्बत अदर डायमेंशन में ग्रोथ ज्यादा होती है, तो लेंथ में इजाफा कम हो रहा है। ये इजाफा कम हो रहा है यानी कि लेंथ छोटी हो रही है, इसमें इजाफा कम हो रहा है और विड्थ में इजाफा ज्यादा हो रहा होता है। नाउ वी वांट टू जंप टू द लास्ट फेज, और वो लास्ट फेज मेरे पास क्या है? डिफरेंशिएशन। बहुत दफा मैंने आपको इसका मतलब बताया है कि हम एक चीज को दूसरी चीज से मुमताज कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन मेच्योर सेल्स की फर्दर ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल एक इंजन तो बना लिया लेकिन मैं उसकी एफिशिएंसी को बेहतर करना चाह रहा हूं, तो सेम इज अ केस हियर कि मैच्योरेशन मैंने कर लिया है, सेल्स को मैंने मैच्योर कर लिया है, लेकिन मैं उनकी एक्टिविटीज को फर्दर रिफाइन करना चाह रहा हूं। तो वो कैसे हो सकता है? डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने अब बोला कि मुझे उनकी जो वॉल्स हैं, वॉल्स, अब मैं बात कर रहा हूं एक मेच्योर सेल की, मैंने उस पर्टिकुलर वॉल्स को क्या कर देना है? पिटेड बना देना है। पिटेड का मतलब क्या होता है? उसमें गढ़े डाल देने हैं। रीजन, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमने चैप्टर नंबर 14 में इन पिट्स के बनने की वजह बहुत डिटेल से डिस्क्राइब की थी कि आखिर इन पिट्स के बनने की क्या रीजन है और इसका क्या एडवांटेज है। प्लस अगर मैं जाइलम की बात करूंगा तो उस पर्टिकुलर जाइलम सेल को हम लोगों ने बनाना है तो उसकी वॉल्स को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। हम उसके अंदर ऐड कर देंगे लिग्निन को, क्यूटिन को, सुबिन वगैरह को ऐड कर देंगे, राइट। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी माय डियर स्टूडेंट्स? फ्लोएम की, तो मैंने इस पर्टिकुलर फ्लोएम में, अगर आपको वही बात है चैप्टर नंबर 14 याद हो, तो हम लोगों ने देखा था कि फ्लोएम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल मुख्तलिफ काम कर रहे थे, राइट। कोई जो था वो वाटर को लोड, ग्लूकोज को लोड कर रहा था, कोई प्रोटॉन्स को बाहर निकलवा रहा था। तो ये जो सारी एक्टिविटीज, अगेन वही बात है, चैप्टर नंबर 14 याद करें तो आपको याद आएगा कि हमने जाइलम को स्पेशलाइज करवाने के लिए कुछ सीरीज लेके आए थे। सिमिलरली अगर फ्लोएम ने अपना एक खास काम करना है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज वगैरह करना है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अपने खास यू कैन से इक्विपमेंट्स से अपने आप को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हम लोगों को नजर आती हैं एक मेच्योर सेल बनने के बाद।
जब सेल मैच्योर हो गया तो उनकी एफिशिएंसी को ट्यून करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उनके अंदर और फीचर्स ऐड कर दिया, राइट। आखिरी बात मेरे पास ये है कि अगर आप लोग इन पर्टिकुलर सेल्स को देखें जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो ये अपनी अपनी स्पेशल अरेंजमेंट को भी चेंज करते हैं। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, आप जो कि बुक में लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल अरेंजमेंट। व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म? स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर सेल ने अपने आप को अरेंज किया अपनी स्पेस के मुताबिक से, अपने काम के मुताबिक से, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेल का फंक्शन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो उसने अपनी जो वॉल्स थी नॉट ओनली उनको चौड़ा किया बल्कि उनको थिक भी कर लिया। तो जाहिर है चौड़ा करने के थिकनेस के लिए उन्होंने ज्यादा जगह ऑक्यूपाई की एज कम्पेयर टू इट्स नेबरिंग सेल्स, राइट। सिमिलरली अगर एक पर्टिकुलर सेल की वॉल्स बन गई है तो हमें क्रॉस वॉल्स बनानी है, तो उस पर्पस के लिए भी जाहिर है उन्हें अपनी स्पेस को मैनेज करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कैम्बियम की, दैट इज गोइंग टू कैरी आउट द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द गर्थ। गर्थ क्या होती है? मोटाई। तो जाहिर है उसे क्या करना पड़ेगा? उसे अपने बाहर वाले कॉर्टेक्स के सेल को, एपिडर्मिस के सेल को फोर्स लगानी पड़ेगी बाहर की तरफ। शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि ये फोर्स समटाइम इतनी बढ़ जाती है कि इसके जो बाहर वाले सेल्स हैं वो ऑलटुगेदर डेड हो जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके दफ्तरों के बाहर पाई जाने वाली छाल थी, राइट। तो इन्होंने अपने आप को एक्टिव रखने के लिए अपने जो साइड्स वाले सेल्स हैं उनके साथ अपनी स्पेस को शेयर करना होता है या बांटना होता है। दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल अरेंजमेंट। तो इन चार चीज़ों को मैनेज करने के बाद ही एक प्लांट ग्रो कर सकता है। और आपको ये वाली बात भी याद है कि प्लांट्स ऑलवेज शो ओपन ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि वो पूरी जिंदगी बढ़ते रह सकते हैं और किसी भी डायमेंशन में ग्रो कर सकते हैं, हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शंस। अगले लेक्चर में हम आप लोगों से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक आप लोगों के पास क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ, ठीक है। अभी मिलेंगे आप लोगों से, और टिल दैट टाइम आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़। और जैसे मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें और हमेशा उन की पॉइंट्स अपने माइंड में जरूर रखें जो आप लोगों को बहुत वाइटल मार्क्स दिखा सकते हैं और आपको आपकी फाइनल मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।